बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी लेक्चर को लाइक किया करें और शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारे लेक्चर्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में रियल एनालिसिस का कोर्स शुरू किया है और आज जो है वो हम इसके कुछ मज़ीद टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। 5 टॉपिक्स जो हैं वो हमने रियल एनालिसिस के MT 621 के अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पे हमने टॉपिक नंबर 6 अपना स्टार्ट करना है, जिसमें हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका बेसिक कंसेप्ट हमारे पास क्लियर होना चाहिए ताकि फिर हम इसको ईजिली समझ सकें। तो इसके लिए मैंने अलग से थोड़े नोट्स बनाए। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो देती चलो कि फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जो कि फाइनाइट और जो काउंटेबल हो, जिनको हम गिन सकते हैं, वो सेट हमारा फाइनाइट सेट होता है। लाइक कि हम कहें कि हाउ मेनी बुक्स आर इन योर बैग, तो it is a finite set. Okay, how many pens you have, it is a finite set. Infinite set वो सेट होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल होते हैं उनको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। कुछ इनफाइनाइट सेट ऐसे भी होते हैं जिनको हम काउंटेबल भी कहते हैं। उसका रीज़न भी हम आगे जाके देखेंगे कि उसका क्या रीज़न है। कि पहले तो हमने कहा कि वो इनफाइनाइट सेट है, अगर वो सेट इनफाइनाइट है तो फिर वो काउंटेबल सेट कैसे हो सकता है। तो फुल कंसेप्ट के साथ हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अपने नोट्स के ऊपर पहले देखते हैं। अच्छा, तो देखिए अकॉर्डिंग टू रियल एनालिसिस मैंने कुछ यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिए हैं, कुछ सेट लिए हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का बेसिक कंसेप्ट को आपको समझाने के लिए। ये बात तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दी कि फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं, मतलब वो एलिमेंट्स होते हैं सेट के जिनको हम इजीली गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सेट लिया, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या किया, एक S1 सेट लिया जिसमें हमने लिखा कि ये 5 है। 5 तो इसमें कितने एलिमेंट हुए, हमारे पास 0 एलिमेंट हो गए। देन S2 हमने एक सेट लिया जिसमें हमने कितने नंबर लिए, A B C D, ये इसका हमने एलिमेंट लिए। तो इसके टोटल एलिमेंट कितने हो गए, यहाँ पे आप ये N वाला पोर्शन देखें तो इसके कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। तो इसमें हमने कह दिया कि इसके कितने एलिमेंट्स है, हमारे पास 4 एलिमेंट है। तो इसका जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा कि S2 फंक्शन बना रहा है N2 के ऊपर। ओके, उसके बाद अब इसमें जो फंक्शन है, जो रिलेशन है, इसका क्या है, 1 to 1 फंक्शन, 1 1 है और 1 2 फंक्शन है। अगर आप इनके फंक्शंस को देखें तो ये A 1 के फंक्शन बना रहा है, B 2 पे बना रहा है, C 3 पे बना रहा है और D जो है वो 4 पे बना रहा है। अब कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि N4 का जो एलिमेंट है वो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे, सॉरी बाय मिस्टेक, N4 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप N2 कर सकते हैं या ये भी लिख रहे हैं तो इट्स ओके, इशू नहीं। N4 मीन्स कि इसमें कितने एलिमेंट्स, इसके 4 एलिमेंट्स है, दैट्स यहाँ पे हमने इसको N4 डिनोट किया है। तो ये इसके ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, आपका फंक्शन बना रहा है। ये 1 to 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी इसके ऊपर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे चलें तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी है, S3 हमने एक और फंक्शन लिया है जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए हैं W X Y Z एंड E। इसमें अब कितने एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो इसमें अब हमारे पास 5 एलिमेंट है इस सेट में। तो 5 एलिमेंट, इसी तरह से हमने नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का हमने एक सेट ले लिया, 1 2 3 4 एंड 5। और ये जो अब मैपिंग हो रही है ये किससे हो रही है, N5 जो है वो या S3 N5 के ऊपर मैप कर है या फिर N5 S3 पे मैप कर है। और इसमें भी सेम इसी तरीके से 1 1 और ऑन टू फंक्शन की ये मैपिंग हो रही है। आगे अगर आप देखें तो अगर हम एक इनफाइनाइट सेट लेते हैं या फाइनाइट सेट लेते हैं अप टू n टर्म्स तक, नेचुरल नंबर का 1 2 3 अप टू n टर्म्स तक अगर हम कोई एक सेट लेते हैं तो इसमें जो मैपिंग होगी वो क्या होगी, 1 1 और ऑन टू मैपिंग ही होगी अगर हम S के फंक्शन के ऊपर इसकी मैपिंग लेंगे तो। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो 1 to 1 ऑन टू होते हैं, जो 1 to 1 फंक्शंस होते हैं उनको इंजेक्शन भी कहते हैं, जो ऑन टू फंक्शंस होते हैं उनको हम सरजेक्शन कहते हैं, और जो दोनों का कम्बिनेशन होता है इंजेक्शन और सरजेक्शंस का उसको हम बाइजेक्शन कहते हैं। तो उसके बाद फाइनाइट सेट की एक बेसिक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेट एस इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इज ईदर एम्प्टी और इट हैज एन एलिमेंट फॉर n बिलोंग टू n। अब यानी कि एक सेट है कोई भी ऐसा, वो तो या तो एम्प्टी होगा या फिर एम्प्टी नहीं होगा। अगर वो एम्प्टी नहीं होगा तो उसमें क्या एलिमेंट होंगे, वो
n टर्म्स तक वो एलिमेंट्स होंगे जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये हमारे फाइनाइट सेट की डेफिनेशन। और इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जो कि फाइनाइट नहीं होते, उन सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब हम अपने हैंडआउट्स को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, इसमें और कोई इतना डिफिकल्ट बात नहीं। जो बेसिक अब डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हैंडआउट से करवाती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो वही डेफिनेशन है, मैंने आपको बता दी। वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखे कि या तो ये एम्प्टी सेट होता है या नॉन एम्प्टी सेट होता है। अगर वो नॉन एम्प्टी सेट होगा तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो जो भी एलिमेंट होंगे उसके अप टू n टर्म्स तक या फिर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। और बाइजेक्टिव मैपिंग होती है, मैपिंग का भी मैंने आपको बता दी और उसमें रिपीटेशन नहीं होती। जो हमारे फाइनाइट सेट होते हैं और इनफाइनाइट सेट के वही डेफिनेशन के जो सेट फाइनाइट नहीं होते उनको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एक प्रपोजिशन है, इसको आप देख रहे हैं प्रोपोर्शंस है। इफ़ जी जो है वो फंक्शन है आई एम टू आई एन का इज एन ऑन टू 1 to 1 फंक्शन, इनके इंजेक्टिव फंक्शन है और इसकी मैपिंग क्या है, m जो है वो लेस देन इक्वल टू n के है। इसके प्रूफ में इसको इसने किस तरीके से सॉल्व किया, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ रूल्स देखे थे। उसमें हम क्या किया था कि पहले p ऑफ 1 को ट्रू जो है वो हमने प्रूफ करना होता था। मैंने आपको बोला था कि आप FSC का जो लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 8 है वो एक दफ़ा आप लाजमी देख लें मैथमेटिकल इंडक्शन का, उससे आप इस चीज़ को समझ सकेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। सबसे पहले क्या करना होता था कि हमने P ऑफ 1 को ट्रू प्रूफ किया था, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से हमने क्या किया, m इक्वल टू 1 लिया। उसके बाद क्या करना होता है कि हमने जो हमने प्रूफ लिया वो होता है उसमें हम m+1 करते हैं, n+1 करते हैं और अप टू आई एन टर्म्स तक जो कि हमने प्रूफ की लेट किया वो होता है उसके इक्वल उसको प्रूव करते हैं। तो सेम इस तरीके से यहाँ पे जो है वो इसने 2 पॉइंट्स दिए हैं। सपोज दैट इट होल्ड फॉर m एंड दैट f जो है वो फंक्शन है आई m+1, यानी कि ये हमने फंक्शन लिया m+1, पहले हमारा m था या n था, ये जो है वो फंक्शन बना रहा है आई एन पे, ये इंजेक्टिव फंक्शन बना रहा है। देन m+1 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, सो दैट f ऑफ आई m+1 कंटेन एटलीस्ट 2 पॉइंट। इसमें 2 पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट है, यानी कि n इक्वल टू अब हमने क्या ले लिया, k+1 ले लिया और k किससे बिलोंग करेगा, k बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा। एक हमने फंक्शन लेना होता था आई एन और दूसरा जो फंक्शन हमने लिया वो आई n इज इक्वल टू हमने क्या लिया, k+1 ले लिया, m+1 ले लिया। तो वही चीज़ इसने बताई कि जो हमारा k होगा वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। फिर अगला जो पॉइंट है यहाँ पे इसका टॉक का पॉइंट है जो कि आई एन टू आई एन पे मैपिंग करता है, यानी कि कोई भी आप एक फंक्शन लेते हैं उस फंक्शन की मैपिंग उसी फंक्शन के ऊपर करते हैं, तो वो आपका जो है वो टॉक होता है। कैन बी मैपिंग द ट्रांसपोज, ठीक है, जो ट्रांसपोज करता है f ऑफ m+1 एंड n को, यानी कि जो भी हमारे फंक्शन हमने लेट किए हुए होते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, हम उसको प्रूफ करना चाह रहे होते हैं। एक हमारा p होता है, p+1 n n+1 k+1, हम कुछ भी यहाँ पे नंबर्स जो है वो ले सकते हैं, कुछ भी फंक्शन ले सकते हैं। एंड लीव द अदर एलिमेंट ऑफ आई एन फिक्स्ड, और जो भी हमारे पहले से फिक्स्ड एलिमेंट होंगे आई एन के उनको ये छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद इसका ये आगे इसको इसने जो है वो जैसे हमने देखा था सेट बिल्डर नोशन में, इसको दोबारा से इसने डिनोट कर दीजिए, इंजेक्टिव फंक्शन है और ये सबसेट होगा आपका आई के का, ठीक है। सबसेट की डेफिनेशन भी हमने अपने पिछले लेक्चर में देख ली थी। देन आगे हमारे पास डेफिनेशन है, कोरोलरी की डेफिनेशन है, फेज अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट देयर एग्जिस्ट अ unique and belong to natural number for which there exists a bijection C, यानी कि अब यहाँ पे क्या बात आती है, यूनिकनेस की बात है। यानी कि कोई भी अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं फाइनाइट सेट का, तो वहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं रियल नंबर्स की, तो जब उसको एसोसिएटिव या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहाँ पे एक हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है, ठीक है। अगर हम 1+2 करते हैं तो हमारे पास एक नया नंबर आता है जो कि हमारे पास 3 होता है, तो वो जो सोल्यूशन आना चाहिए वो भी हमारा किसके आना चाहिए, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। अगर इसका प्रूफ है, इसको बेशक आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। रिमार्क आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से, द नंबर n इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड इज रिटन एज इसके एज अ डिटर्मिनेंट, जो हमारे सिंबल्स होते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। कार्डिनलिटी होती है जो हमारे नंबर होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं, कोई भी हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, कोई भी ग्रुप दिया हुआ, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, जितने एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होंगे, सपोज करें कि 1 2 3 4 ये 3 एलिमेंट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, ABC हमारे 3 एलिमेंट्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी वो हमारे पास 3 होगा, ठीक है। उसके बाद सेम इस तरीके से प्रोपोजिशन है, सपोज दैट इज फाइनाइट सेट एंड दैट f जो है वो फंक्शन बनाता है a to b का, वो बाइजेक्शन फंक्शन है, देन b इज फाइनाइट, ठीक है। जो b फंक्शन होगा वो आपका फाइनाइट होगा और उसको हम जो है वो एज अ कार्डिनलिटी लिख सकते हैं, कि इन दोनों की जो कोऑर्डिनेटी है वो इक्वल होगी। और जब कोई भी सेट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, हमने इक्वल सेट्स की डेफिनेशन में पढ़ी थी, जब वो इक्वल होंगे तो इट्स मीन कि उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे और उनके जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटी है वो भी सेम होगा।
ओके, जहाँ पे अब इसको जैसे इसने डिनोट किया है, जिसने आई का फंक्शन ले लिया वो क्या ले लिया, ए का फंक्शन ले लिया। इस चीज़ को अगर आप देखें तो ठीक है, ये क्या करता है, इज द बाइजेक्शन, और इसी तरीके से हम बाइजेक्शंस के फंक्शन को जो है वो लिखते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे हम चले तो टॉपिक नंबर हमारा 7 है, जिसमें हमने फील्ड के बारे में पढ़ना है। फील्ड क्या होती है, फील्ड इज अ सेट एफ टुगेदर विद द टू लॉ ऑफ कंपोजिशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसमें दो जो है वो हमारे लॉ ऑफ कंपोजिशन यूज होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सच दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एफ, यानी कि कोई भी एक फील्ड, यानी कि कोई भी एक सेट आप जब फोर्स करते हैं, कोई भी आप कोई एक सेट गिवन होता है, कोई भी फील्ड आपको एक गिवन होती है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आपके यूज हो रहे होंगे, जो आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, जो आपके लॉ होंगे उनको प्रूव करेंगे, तो जो उनका आंसर आएगा या जो भी उसमें नंबर्स यूज हो रहे होंगे एबीसी, वो बिलोंग टू करने चाहिए उसी फील्ड के। उसके फील्ड के बाहर जो है वो हम कोई भी चीज़ जो है वो नहीं ले सकते। यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इनको आप देख लें, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये एडिटिव होगी, एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ हो गया, और इसी तरीके से ए बी इज इक्वल टू बी है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ हो गया मल्टीप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, आपका सेम आंसर आएगा। आप 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आपका सेम आंसर आएगा। फिर इसी तरीके से अगर एसोसिएटिव लॉ की तरफ जाए तो वहां पे हमारे पास 3 जो है वो एलिमेंट्स चूज होंगे, ए बी सी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनके ए प्लस बी, ये पैरेंथेसिस में प्लस सी, यानी कि पहले आप ए और बी को प्लस करेंगे, देन आप सी को ऐड करेंगे, और फिर इस तरीके से पहले आप क्या करेंगे, बी प्लस सी को ऐड करेंगे, और फिर आपका जो है वो ए उसमें ऐड हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके देन सी से मल्टीप्लाई, फिर पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके देन आपने उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। कभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये होल्ड करता है दोनों के लिए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि पहले आप ए प्लस बी को प्लस करके एक का जो नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, देन ए को सी से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर रहेगा उसको ऐड कर दें, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। ठीक है, देयर आर द डिस्टिंक्ट नंबर 0 and 1 सच दैट a + 0 इज इक्वल टू a। इट्स मीन कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो आपकी 0 होती है, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो आपकी हमेशा 1 होती है। सेम इस तरीके से इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। जो एडिटिव प्रॉपर्टीज को अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो आपका इनवर्स होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि कोई भी नंबर है ए, उसका आपने एडिटिव इनवर्स लेना है तो वो आपका माइनस में हो जाएगा, और जब कोई भी नंबर है उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो वो आपका 1 ओवर की फॉर्म में आ जाएगा। द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आल्सो होल्ड, ये आपका रिमार्क है, ये भी आपने देख लेना है कि जो आपकी फील्ड है उसमें आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड करता है। फिर आगे एग्जांपल दी हुई है, लेट z2 इज इक्वल टू 0 and 1 सच दैट, अब यहाँ पे इसने क्या किया, 0 + 0 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज इसने जो है वो इसके ऊपर प्रूफ की है एडिटिव आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देन इसको जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव कर दी है। देन आगे देखें तो एक क्वेश्चन है कि इज द सेट ऑफ इंटीजर अ फील्ड, तो बिल्कुल भी नहीं, जो इंटीजर्स का सेट है वो फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर प्लस की और मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटीज हैं वो तो होल्ड करती ही हैं, लेकिन जो आपकी डिवीजन की प्रॉपर्टी है वो इसके ऊपर होल्ड नहीं करती, दैट्स वाई। और मल्टीप्लिकेशन भी अगर आप फील्ड को देखें तो वहाँ पे आपके पास इंटीजर्स का जो सेट होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आता है, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो तो होल्ड करेगी, यानी कि वो फील्ड में आपके नंबर्स आ सकते हैं, बट डिवीजन की नहीं आती, तो दैट्स वाई ये आपका फॉल्स होगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 8 के ऊपर अगर हम चले तो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पास है डेट का इनफाइनाइट सेट। ये एक हमारा मैथमेटिशियन था जिसने इस थ्योरम को जो है वो डिफाइन किया था। वो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी हमारा एक फंक्शन है ए या कोई भी एक सेट है, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करें कि वो खुद के ऊपर ही एक फंक्शन बनाता है, मैप करता है खुद के ऊपर ही, और वो सिर्फ जो है वो आपका इंजेक्टिव फंक्शन होगा, वो आपका सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। इंजेक्टिव मीन कि वो आपका 1-to-1 फंक्शन होगा, और सर्जेक्टिव मतलब कि वो आपका 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा। तो उस तरह का जो सेट होता है उसको आप डेट का इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिया, शो दैट एन इज डेट का इनफाइनाइट द मैपिंग ऑफ फॉर एन, मतलब जो एन नेचुरल नंबर का सेट है वो नेचुरल नंबर के ऊपर ही दोबारा से मैप करे, डिफाइंड बाय f1 इज इक्वल टू 2n इज इंजेक्टिव एंड इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, ये हमारा 2n मीन्स के जो हमारे प्राइम नंबर है उनके साथ हमारा जो मल्टीप्लाई होगा, ये इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि 1-to-1 है, बट ये सर्जेक्टिव नहीं, यानी कि ऑन टू फंक्शन हमारे पास ये नहीं है। उसके बाद कोरोलरी की डेफिनेशन, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट। ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो एक इनफाइनाइट सेट है, वो फाइनाइट सेट नहीं है। नेचुरल नंबर आप n टर्म्स तक हमारे पास होते हैं, बट
क्या है कि वो इनफाइनाइट है, उनको हम गिन नहीं सकते, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, जहां तक भी हम उनको लेके जाना चाहिए। काउंटेबल सेट्स कौन से सेट होते हैं? अ सेट इज काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि वो सेट जो कि काउंटेबल हो, जो फाइनाइट सेट हो, उनको हम काउंटेबल सेट कहते हैं, और जो काउंटेबल होते हैं उनको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। बस यही सेम चीज आपने जो है वो याद रखनी है। देयर इज अ बाइजेक्शन n to a अदरवाइज इट इज अनकाउंटेबल। और जहाँ पे जो बाइजेक्शन होती है वो नेचुरल नंबर, यानी कि जो भी आपको एक सेट दिया गया होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर के होंगे, और उनको हम काउंट कर सकेंगे। और अगर वो काउंट नहीं हो सकेंगे, यानी कि अगर ऐसा सेट कोई आपको दिया गया जो कि इनफाइनाइट हो, तो देन उसको आप क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल कहेंगे। और एक और बात के कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जिनमें हमारे अनकाउंटेबल जो हमारे होते हैं सेट्स होते हैं उनको हम फाइनाइट कहते हैं, या इनफाइनाइट को हम जो है वो काउंटेबल कहते हैं। तो वो किस वजह से हो सकता है कि कोई भी आपको जो है वो सेट दिए कि जिनके सेट ऑफ इंटीजर्स, और अगर नेचुरल नंबर को ले तो अगर उनके ऊपर इस तरह की मैपिंग कर दी जाए कि 1-to-1 मैपिंग कर दी जाए उन फंक्शंस के ऊपर, जब हम मैपिंग करेंगे तो देन हम कह सकेंगे कि कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके ये जो है वो हमें एक नंबर देंगे, एक ऐसी सीरीज देंगे कि एक एंड पॉइंट जो इनका होगा इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक दूसरे के ऊपर इनका एक फंक्शन बनेगा, एक ये फंक्शन बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर मैप करेंगे। तो देन हम उस सिचुएशन में जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज होगी उसको हम काउंटेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वही बात जब भी मैंने आपको बताई, देखिए वही बात जहाँ पे रिमार्क में है, अ सेट इज काउंटेबल इफ इट इज एम्प्टी और देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम द इनिशियल सेगमेंट ऑफ n ऑन टू a, द फंक्शन c इज कॉल्ड द एन्यूमरेशन ऑफ a। वही बात कि हम एन्यूमरेट कर देते हैं कुछ सेट को, अ सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट इज इनफाइनाइट एंड काउंटेबल, यानी कि वो सेट उसको हम काउंटेबली इनफाइनाइट कहेंगे जबकि वो इनफाइनाइट हो और काउंटेबल भी हो। तो काउंटेबल वो कैसे होगा कि हम हमारा जो a का फंक्शन दिया वो होगा, जो हमें सेट दिया हुआ होगा, उसको हम क्या करेंगे? इन्यूमरेट करेंगे। इन्यूमरेट मीन्स के वो जो हमारा दो हमारे सेट्स होंगे उनके दरमियान हम कोई ना कोई मैपिंग कर देंगे, तो इस वजह से उसको हम जो है वो काउंटेबल सेट कहेंगे। ओके, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और उसके अलावा इफ ए इज काउंटेबल, अगर जो है वो ए काउंटेबल है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, और इसकी जो मैपिंग हो रही है वो क्या हो रही है? ए टू बी हो रही है, उसमें बाइजेक्शन मैपिंग हो रही है, यानी कि 1-to-1 मैपिंग हो रही है। देन बी इज काउंटेबल, जो बी है उसको आप क्या कहेंगे? काउंटेबल। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि किसी भी फंक्शन के ऊपर, यानी कि जो भी फंक्शन दिया होगा उसी के ऊपर हम उसको उसके ऊपर डिफाइन करके, फंक्शन डिफाइन करके हम उसको काउंटेबल कह सकते हैं। तो हर एक सेट जो है वो हमारा काउंटेबल सेट नहीं होता। और ये किसने जो है वो किया था, हमें वो हुआ था ये 1873 में। ये डेट आपने याद रखनी है। कैंटोर हु फर्स्ट शोड, जिसने पहली दफ़ा ये बात दिखाई थी कि हर जो सेट है वो काउंटेबल सेट नहीं हो सकता, वो थी 1873 में। उसके बाद कुछ और प्रपोजिशन है, इनको भी आप देख लें, जिनमें इक्वलेंट आता है। ए इज काउंटेबल, ठीक है, लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट देन द फॉलोइंग आर इक्वलेंट, यानी कि जो इक्वलेंट होंगे, ए इज काउंटेबल, देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्शन एंड देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्शन। ठीक है, सर्जेक्शन और इंजेक्शन दोनों जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। देन अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड क्यू जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि वो डेसिमल पॉइंट्स में हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लें, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर, लेट जी स्टार इज इक्वल टू जी, यानी कि इंटीजर्स आप ले रहे हैं वो जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, 0 को एक्सक्लूड करें, टू द सेट ऑफ द नॉन जीरो इंटीजर्स। वही बात जो बताई है आपको। डिफाइन अ रिलेशन ऑन जी क्रॉस जी स्टार एक्स बाय सेटिंग पी क्यू एंड आर एस, यानी कि जी जो है वो आपका पी क्यू है और ये क्या कर रहा है, आपके ऊपर एक फंक्शन बना रहा है, वो किसका? आर एस का फंक्शन जो है वो यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे ये इक्वल होंगे, यानी कि आपने क्या करना है, पी को, पी जो है वो आपका किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो आपका पी है वो एस के साथ और क्यू आपका आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये पी एस इज इक्वल टू क्यू आर होगा जब आपका ये फंक्शन बन रहा होगा पी क्यू टू आर एस। फिर यहाँ पे प्रपोजिशन वही चीज के ये इक्वलेंस तब होगा जब इनके जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे, यानी कि पी जो एस है वो इक्वल टू किसके होना चाहिए? आपके पास क्यू आर के होना चाहिए। देन आप इस चीज को सॉल्व कर सकेंगे।
फिर इसी तरीके से अगर इसके ट्रांजिटिव आप देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास तीन जो है वो फंक्शंस आ जाएंगे, पी क्यू आर एस एंड टी यू। तो इन तीनों को मिला के जब आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी यू आर एस इज इक्वल टू क्यू टी आर एस। तो क्यू टी एस आर आ जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो पी यू इज इक्वल टू क्यू टी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। क्यू इज द अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, जो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है तो इसको भी किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अबिलियन ग्रुप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन दिए गए होंगे, रैशनल नंबर है क्यू मतलब कि रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पी ओवर क्यू प्लस आर ओवर एस हम लिख देंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा पी एस प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस आ जाएगा। इनको आप अलग करके भी लिख सकते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, पी आर डिवाइडेड बाई क्यू एस आ जाएगा। अगर इसको हम मल्टीप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करें और एडिशन से करें तो आपके पास आ जाएगा पी एस प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देन द सेट ऑफ, वही बात जो मैंने पहले आपको बता दी कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी और क्यू या एम ओवर एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और वो बिलोंग टू इंटीजर्स करना चाहिए। देन आगे एक एग्जांपल इन्होंने दी है कि पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आता है या नहीं आता। तो ये हमारा एक इररेशनल नंबर है, ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता। इसका जो है वो प्रूफ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 या फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जो है वो आपका एक जो है वो इररेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल है जहाँ से आपका टॉपिक नंबर 10 स्टार्ट होता है। तो ये टॉपिक नंबर 10 की एग्जांपल थी तो वो मेंशन करना भूल गई। तो इसमें भी कुछ ना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक जो है वो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी गई क्या है कि लेट एग्जांपल को पहले रीड कर लें। लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सेट बिल्डर नोशन में इस चीज को लिखा हुआ है पी बिलोंग टू क्यू, यानी कि जो पी है वो रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, एंड पी स्क्वायर इज लेस देन 2, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हम इसको रख सकते हैं। We will show that for every p belong to a, हमने शो क्या करना है कि जो हमारा p है जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया वो a से बिलोंग करता है। We can find a rational number q such that p is less than q, यानी कि p जो है वो लेस देन q के होना चाहिए और जहाँ पे हमने एक रैशनल नंबर q जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, टू डू दिस वी एसोसिएट विद ईच रैशनल p इज ग्रेटर देन 0 द नंबर। ठीक है, जो p हम हमारा ग्रेटर देन 0 एक नंबर ले लेंगे और q इज इक्वल टू आ जाएगा p माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड p प्लस 2। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको ज्यादा मतलब इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको एक जो है वो बेसिक थीम जो है इसका आप समझ ले कि जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दी गई है a इज इक्वल टू p बिलोंग टू q, यानी कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अगर वो नेचुरल नंबर से रैशनल नंबर से बिलोंग करता है तो उसको हम p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही सिंपल चीज जहाँ पे इसने लिखी है इसको लिख दिया है p और q की फॉर्म में। देन यहाँ पे एलसीएम लिया है और जब दोनों साइड पे इसने जो है वो 2 दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो जब इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2p स्क्वायर माइनस 2 ओवर p प्लस 2 कर्स के नीचे ये 2 पॉइंट्स है, इनको आप जस्ट रीड आउट कर लें, इसमें कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये होप सो कि ये लेक्चर्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। जस्ट हमने क्या पढ़ा है, रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़े हैं, सेट्स पढ़े हैं और इसके अलावा हमने जो है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़े हैं, एंडेड काइंड की एक इनफाइनाइट सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने लाजमी देखना है, और फील्ड के डेफिनेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं। आई होप सो कि ये लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आपको फुली गाइड किया जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।